हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फॉलिंग बिहाइंड ऑन मुंबई एंड द मानसून। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून कह रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है जो भारत के यहाँ पे आता है, हैज़ बीन हाईली एक्टिव, ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, एक्टिव है। कहाँ पर? वेस्टर्न इंडिया में, यहाँ पर। विद साउथ वेस्टर्नली विंड, साथ ही साथ इसके वेस्टर्नली जो साउथ वेस्टर्नली विंड्स है वो भी चल रही हैं। लोडेड विद मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है उसमें, एक तरीके से कह सकते हैं पानी है। स्वीपिंग ओवर द वेस्टर्न घाट्स, वो पूरे वेस्टर्न घाट्स में जो है वो छा गया है, स्वीप ओवर कर गया है, मतलब पूरी तरह से उसने कवर कर लिया है वेस्टर्न घाट्स को। एंड डिलीवरिंग इंटेंस रेन्स अलोंग द कोंकण कोस्ट, और बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो कोंकण कोस्ट में बरसा रहा है। वाइल अदर वेदर सिस्टम्स, कह रहा है कि जो दूसरे वेदर सिस्टम है जो मतलब समुद्र में बन रहे हैं, ऑफ शोर मतलब समुद्री तट से काफ़ी दूर जो बन रहे हैं, आर राउटिंग मोर मॉइस्चर ओवर मुंबई, वो ज़्यादा मॉइस्चर मतलब नमी को मुंबई की तरफ ले जा रहे हैं। एंड द सराउंडिंग एरियाज, और उसके अगल बगल के एरियाज हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नमी पहुँचा रहे हैं। नमी पहुँचाने का मतलब क्या है कि वहाँ पे बादल जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इन अर्बन एरियाज इन जनरल, कह रहा है कि अर्बन एरियाज में रेनफॉल इंटेंसिटी मैटर्स, कि रेनफॉल कितनी, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब मान लो वो एक घंटे में कितनी बारिश हो रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि वॉल्यूम से। भाई वॉल्यूम तो ये हो सकता है कि एक महीने बारिश होती रहे धीमे धीमे करके, तो हो सकता है वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, मगर किस इंटेंसिटी के साथ, मान लो कि जो एक महीने की बारिश है अगर वो एक घंटे में हो जाए तो इसका महत्व ज़्यादा है। मुंबई इटसेल्फ कैन जनरली एब्जॉर्ब मॉडरेट रेनफॉल, कह रहा है कि मुंबई जो है खुद से ही अगर मॉडरेट रेनफॉल हो रही है तो उससे उसका जो प्रभाव है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है ओवर सेवरल आवर्स। हाउएवर, हालांकि इट्स ड्रेनेज लाइक इन मैनी इंडियन सिटीज, जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है जैसे कि ज़्यादातर भारतीय सिटीज़ में है, कैन नॉट हैंडल सेवरल हंड्रेड मिलीमीटर इन शॉर्ट बर्स्ट, कि अगर अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसको संभाल नहीं पाएगा। हैवी रेनफॉल ऑल्सो ओवरवेल्म्ड रिवर कैचमेंट्स इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कह रहा है कि महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो रिवर के कैचमेंट एरिया होते हैं बगल वाले, वो भी पूरी तरीके से डूब गए हैं, इंक्लूडिंग अराउंड नासिक, नासिक के अगल बगल भी यही हाल है। While high tides reduce that efficiency of Mumbai's storm water drainage, कह रहा है कि जो स्ट्रॉम वाटर मतलब जो तूफान के पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, अब वहाँ के समुद्रों में बहुत ज़्यादा हाई टाइड आ गई है, उसकी वजह से जो इनकी एफिशिएंसी है, काम करने की एफिशिएंसी है ड्रेनेज सिस्टम की, वो भी कम हो गई है। वर्सनिंग फ्लडिंग इन द सिटी, जिसकी वजह से जो फ्लडिंग है मतलब पूरी बाढ़ वाला जो स्थिति बन गई है वो और ज़्यादा भी खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश बहुत तेजी से हो रही है और दूसरी वजह से क्या है कि हाई टाइड आ गई है समुद्र में, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर गया है। तो इससे क्या हुआ है कि दो तरफ से मार पड़ रही है और इस जो क्या कहते हैं फ्लडिंग है वो और ज़्यादा खराब होती जा रही है। मुंबई पुणे रेल सर्विसेज वर सस्पेंडेड, कह रहा है कि मुंबई पुणे रेल सिस्टम जो है वो पूरा सस्पेंड हो गया है आफ्टर लैंडस्लाइड्स इन द भौर घाट, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया मतलब जमीन खिसक गई है भौर घाट में। एंड फ्लाइट्स वर अफेक्टेड, और जो उड़ानें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। द क्लोजर्स ऑफ द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे एंड द मुंबई गोवा हाईवे, कह रहा है साथ ही साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेस भी बंद हो गया है, मुंबई गोवा हाईवे भी बंद हो गया है। एंड सिग्निफिकेंट फ्लडिंग ऑन द मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस वे, और बहुत ज़्यादा एक तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस में भी। वर्ड डिस्ट्रक्टिव, ये काफ़ी ज़्यादा बाधाएं ला रही हैं। स्पीकिंग टू द इंक्रीजिंग इलास्टिसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल, कह रहा है कि ये दर्शाता है कि यहाँ जितना मतलब एक्सप्रेस वे हाईवे सब बंद हो गया है, ये दर्शाता है कि ये जो मानसून रेनफॉल है वो कितना ज़्यादा इरेगुलर होता जा रहा है। इरेक्टिसिटी मतलब अनिश्चित होता जा रहा है, इरेगुलर होता जा रहा है। द vulnerabilities एसोसिएटेड विद लाइनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कह रहा है कि ये जो लाइनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जैसे कि पाइप लाइन हो गई ना, एकदम लाइनियर पूरे सिटी में फैली होती है, या रेलवे लाइन हो गई या गैस पाइप लाइन हो गई, तो इनको बोलते हैं लाइनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कह रहा है कि इसमें जो खामियां हैं, क्योंकि
ये जो लाइनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इनमें खुद में भी इनकी कमजोरियां हैं, एंड द ईज विद विच द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स आर कंपाउंडेड बाई कास्केडिंग फेलियर। और कह रहा है कि साथ ही साथ जिस तरीके से ये जो नेचुरल आपदा है या डिजास्टर है, फ्लडिंग है, जो फ्लड आ रहा है, उसका जो प्रभाव है वो और ज़्यादा कंपाउंडेड हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि कास्केडिंग फेलियर्स होने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि फ्लड आया, ठीक है, और एक पाइप जो है वो जाम कर गई। अब वो जाम कर गई तो क्या होगा कि पूरे रोडों में पानी भरने लगेगा। पूरे रोडों में जब पानी भरने लगेगा क्या होगा, ट्रैफिक जाम होने लगेगा। ट्रैफिक जाम होगा और भी सिस्टम खराब होने लगेंगे। अंडरग्राउंड वायरिंग है वो भी खराब होने लगेगी। अंडरग्राउंड वायरिंग खराब होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होगी। तो कह रहा है ये कास्केडिंग है, मतलब एक ताश का पत्ता गिराओगे सारे ताश के पत्ते गिर जाएंगे। तो ये एक कास्केडिंग इफेक्ट दिखा रहा है, कह रहा है कि ये समस्या आ रही है। A shawl collapse in Mankhurd took the lives of 5 children। ये शॉल कोलैप्स क्या होता है कि मुंबई में बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं ना, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, तो वो क्या कहते हैं गिर गई होगी फ्लड की वजह से इस एरिया में, और इससे 5 बच्चों की जान चली गई। मुंबई लाइज ऑन अ पेनिसुला बिल्ट मोस्टली ऑन रिक्लेम लैंड। रिक्लेम लैंड का मतलब होता है कि वो लैंड रहने लायक नहीं थी, मगर इंसान ने क्या किया कि वहां पे मिट्टी लेके आया, सब कुछ उसने व्यवस्था करी, उसको रहने लायक बनाया। तो कह रहा है कि मुंबई जो है एक पेनिसुला बिल्ट ज्यादातर रिक्लेम लैंड में बना हुआ है। फॉर्मर मार्शेस, इसमें पहले क्या था कि दलदली इलाके थे यहाँ पे। टाइडल फ्लैट्स एंड लो लाइंग कोस्टल एरियाज। टाइडल फ्लैट भी कोस्टल एरिया होता है, और जो लो लाइंग कोस्टल एरिया था मतलब जिन एक तरीके से नॉर्मल एवरेज हाइट से काफ़ी नीचे है ये। क्रिएटिंग द कैरेक्टरिस्टिक रिस्क ऑफ हाइयर फ्लडिंग। इसकी वजह से, इन सब कारणों की वजह से वहाँ पे फ्लडिंग का जो रिस्क है वो ज़्यादा बना रहता है। व्हेन रेनफॉल कोइंसाइड्स विद हाई टाइड, और तब तो ज़्यादा ही हो जाता है मतलब रिस्क जब रेनफॉल भी आती है और साथ ही साथ हाई टाइड भी आ जाती है, तो उससे फ्लडिंग का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है मुंबई इलाके में। क्यों? क्योंकि वो नीचे है काफ़ी। इट इज कंपाउंडेड बाई डिकेड्स ऑफ हैपहैजार्ड अर्बनाइजेशन। हैपहैजार्ड का मतलब होता है जो प्लान्ड नहीं हो, अनप्लान्ड। तो कह रहा है कि ये जो समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दशकों से वहाँ पे ये जो अर्बनाइजेशन वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, अनप्लान्ड है। दैट हैज़ एनकरेज वाटर टू रन ऑफ रादर देन बी एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड। इससे क्या हुआ कि जो बारिश का पानी है या फिर टाइड से आने वाला जो पानी है वो वहाँ पर नदी एक तरीके से बहता रहता है, मगर कोई भी एब्जॉर्प्शन के लिए कोई भी क्या कहते हैं फैसिलिटी नहीं बनाई गई है, ना वहाँ पे वो ग्राउंड में एब्जॉर्ब नहीं होता पानी। फोर्सिंग ड्रेनेज टू हैंडल मोर वाटर दैन देयर डिजाइन लिमिट्स। और इससे क्या होता है, क्योंकि पानी जब जमीन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेन्स एक लिमिटेड पानी के लिए बनाए गए हैं, अब वो उनको और ज़्यादा पानी को हैंडल करना पड़ता है। आफ्टर द जुलाई 2005 फ्लड्स, कह रहा है कि 2005 में बहुत भयंकर फ्लड आया होगा, उसके बाद से व्हेन इट रिसीव्ड 944 मिलीमीटर इन 24 आवर्स, ये बहुत ज़्यादा पानी हो गया 944 मिलीमीटर। कह रहा है कि जब वहाँ पे 24 घंटे के अंदर ही 944 मिलीमीटर पानी जब मतलब बरस गया था, मुंबई लॉन्च द ब्रिम स्टोवार्ड प्रोजेक्ट। तब मुंबई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही मची थी 2005 में, बहुत ज़्यादा लोग मतलब बेघर हो गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि मुंबई ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था ब्रिम स्टोवार्ड एंड वाइडन ड्रेन। और उन्होंने क्या किया था इसमें कि जो ड्रेनेज का पानी था, ड्रेन जो थी वो और ज़्यादा वाइड कर दी थी। इंस्टॉल्ड पंपिंग स्टेशन इंस्टॉल किए गए थे एंड अंडर टुक प्री मानसून डीसिल्टिंग। अब प्री मानसून डीसिल्टिंग क्या होता है भाई, जो एक तरीके से जो नदियों का जो चैनल है ना उसको साफ करना, वहाँ पे जितनी भी गंदगी है उसको डीसिल्ट करना, ताकि वहाँ पे पानी आराम से फ्लो कर सके, वो ओवरफ्लो ना हो। मैनी ऑफ दीज वर्क्स रिमेन इनकम्प्लीट। कह रहा है कि इनमें से ज़्यादातर जो काम थे वो इनकम्प्लीट रह गए हैं। वाइल सम कंप्लीटेड अपग्रेड्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशन। कह रहा है कि जिसमें कुछ जो कंप्लीट हुए भी, जो अपग्रेड हो गए, वो इस बात पर आधारित थे कि जो पुराना वाला सिस्टम है उसी के ऊपर, मतलब 2006 में जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति थी उस हिसाब से वो बनाए गए थे। अबाउट द मानसून दैट क्लाइमेट चेंज हैज सिंस अंडरमाइंड। जिसने इस समय का जो क्लाइमेट चेंज है उस समय की जो हिसाब से जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे उसको बेकार साबित कर दिया। मतलब अब क्लाइमेट चेंज जो है वो और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। अब तुमने बनाया था जो प्रोजेक्ट वो 2006-07 के हिसाब से बनाया था, तो अब वैसे ही 20 साल पुराना हो गया प्रोजेक्ट वो। Officials have also argued
दैट प्री मानसून डीसिल्टिंग हेल्प्ड रिड्यूस फ्लडिंग इन पार्ट्स ऑफ मुंबई। कह रहा है कि ऑफिशियल्स का ये तर्क है कि जो मानसून से पहले डीसिल्टिंग करी जाती है रिवर्स की या जो कैनाल्स हैं उनकी, उससे फ्लडिंग में मदद तो मिलती है कई पार्टों के मुंबई, मतलब कई इलाकों में मुंबई में, बट लेकिन वाटर ऑन द मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, जो पानी मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे में दिख रहा है, या फिर ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हो जा रही है, या फिर डेडली ट्री फॉल हो रहा है कुर्ला और आरे में, या फिर लैक ऑफ रिडंडेंसीज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। रिडंडेंसीज मतलब होता है कि कोई बैकअप प्लान नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है पब्लिक सपोर्ट के लिए। एंड द बीएमसी मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है मुंबई का, बिलेटेड एडवाइजरी टू बिल्डर्स, इन्होंने क्या कहते हैं थोड़ा सा लेट से, एक तरीके से लेट चेतावनी दी है बिल्डर्स को कि वो अपना जो हैजार्डस काम है, हैजार्डस मतलब जो डेंजरस या जो रिस्की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको वो रोक दें, और सजेस्ट अ गवर्नेंस लैप्स। ये क्या दिखाता है कि गवर्नेंस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। मुंबईज अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो रिमेन्स स्प्लिट अक्रॉस द बीएमसी फॉर लोकल ड्रेनेज। कह रहा है कि मुंबई की जो जिम्मेदारी है वो भी बटी हुई है। जो बीएमसी का काम है वो लोकल ड्रेनेज का काम है और रोड्स का काम है, और जो ये आईएमडी है मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका काम है फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना मौसम को। द एनडीआरएफ, 2 रेलवे जोन्स, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी बटी हुई है। द स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाईवे अथॉरिटी, मतलब जो जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो काफ़ी डिपार्टमेंट में बटी हुई है। ओवरऑल द सिटी हैज़ इम्प्रूव्ड एट शटिंग डाउन टू सेव लाइव्स। कह रहा है कि ओवरऑल क्या है कि सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है अपने आप को बंद करने में, ताकि जो लाइव्स हैं वो सेव हो सकें और जो डेथ टॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह सके। बट एज क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन इवॉल्व फास्टर दैन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, लेकिन कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज, ये जो अर्बनाइजेशन है, ये समय के साथ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहे हैं जितनी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है। सिंपली वेटिंग फॉर सिस्टम कैपेसिटी टू कैच अप टू डिमांड विल बी अ फेलिंग स्ट्रेटजी। कह रहा है कि चुपचाप इंतज़ार करना कि जो सिस्टम है वो धीरे धीरे, जो डिमांड है शहर की या लोगों की या फिर सिटी की, कि कैसे इन क्लाइमेट चेंज से बचा जाए, उस डिमांड के लिए धीरे धीरे बस वेट करना कि हाँ समय के साथ चीज़ें हो जाएंगी, ये एक असफल स्ट्रेटजी है, एक फेलिंग स्ट्रेटजी है। मतलब हमको तुरंत काम करना चाहिए, हमको प्रोएक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब एक बहुत बड़ी घटना हो जाए तब हम किसी ना कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज। एक तरीके से पूछ रहा है मेन आइडिया क्या है पैसेज का। रिजॉल्विंग अर्बन फ्लड वर्नेबिलिटी रिक्वायर्स अपडेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स फॉर क्लाइमेट शिफ्ट्स अलोंगसाइड इंटीग्रेटेड फ्रेगमेंटेड म्युनिसिपल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात है कि अर्बन फ्लड की जितनी भी खामियां हैं उसको हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अपग्रेड करना होगा, और साथ ही साथ जो जिम्मेदारियां बटी हुई हैं उसको एक साथ लाना होगा, है ना, उसको इंटीग्रेट करना होगा ताकि हम एक साथ काम कर सकें, मिलकर काम कर सकें। तो एकदम सही है ये, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न रेज्ड इन द पैसेज। कह रहा है कि क्या एक चिंता जो है इस पैसेज में जताई गई है। वेदर लोकल म्युनिसिपल बॉडीज शुड हैंड ओवर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट अप्रूवल्स टू फेडरल रिलीफ एजेंसीज। कह रहा है कि क्या जो लोकल म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं उनके पास जो डेवलपमेंट अप्रूवल्स हैं उन्हें सेंट्रल एजेंसीज को दे देना चाहिए। ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया है। हाउ टू सिस्टमैटिकली रिकनसाइल एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट अर्बन प्रेशर्स विद फ्रेगमेंटेड एंड आउटडेटेड सिस्टम रिस्पॉन्सेज। कह रहा है कि किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हम जो बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रेशर पड़ रहा है सिटी के ऊपर, और जो हमारे पास आउटडेटेड सिस्टम है, जो हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कैसे तालमेल बैठाया जाए, कैसे उस पुराने सिस्टम को यूज़ किया जाए ताकि जो प्रभाव है या इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का वो कम से कम हो सके। तो यही मेन एक चिंता दिख रही है। तो बी जो है वो करेक्ट है। Why linear highway engineering models remain superior to decentralized public transport networks? कह रहा है कि क्यों लाइनियर जो हाईवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जो कि डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब कोई मतलब अलग अलग उनका जो सेंटर है या हेड है वो बटा हुआ है। ऐसा तो कोई समस्या है ही नहीं, ना हम लोगों ने बात करी इसके बारे में।
When global conservation panels will intervene to regulate low-lying peninsula recalculation development, कह रहा है कि कब जो ग्लोबल कंजर्वेशन पैनल है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना दखल देगा इस लो लाइंग पेनिनसुला को कंट्रोल करने के लिए। कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। What is the primary reason Mumbai's storm water drainage system experience a severe reduction in operational efficiency? कह रहा है कि मुख्य कारण क्या है कि जो मुंबई का स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई है। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हाई टाइड है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। द फेलियर ऑफ ऑफिशियल्स नहीं, द स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शंस ऑफ पंपिंग नेटवर्क्स ड्यूरिंग इनलैंड लैंडस्लाइड्स। कह रहा है कि जब लैंडस्लाइड हुई तो जिसकी वजह से जो पंपिंग नेटवर्क था, जो पूरे मुंबई सिस्टम में था, मतलब पानी निकालने वाला सिस्टम जो था, वो खराब हो गया। ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया। द साइमल्टेनियस अक्रेंस ऑफ हैवी डाउनपोर, बहुत ज़्यादा बारिश होना, ठीक है, विद हाई कोस्टल ओशन टाइड, बिल्कुल सही आंसर है कि एक तो हाई टाइड है और साथ ही साथ बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है किसकी, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम की, वो एफिशिएंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। कास्केडिंग फेलियर्स का क्या मतलब है भाई? कास्केडिंग फेलियर का मतलब क्या है? ये ताश के पत्ते लगे हुए हैं मान लो, ठीक है। अब तुम इसमें सब कुछ दे दो, इसमें तुम दे दो ड्रेनेज सिस्टम दे दो, रेलवे लाइन दे दो, इसको तुम इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम मान लो, इसको गैस सिस्टम मान लो, सब कुछ इसको मान लो। एक ताश का पत्ता गिराओगे सब गिरते चले जाएंगे, मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कास्केडिंग फेलियर, ठीक है। आइसोलेटेड म्युनिसिपल इक्विपमेंट डिफेक्ट्स नहीं। कंजिक्यूटिव स्ट्रक्चरल वेदर एनोमलीज, कह रहा है कि लगातार जो मौसम में गड़बड़ियां आ रही हैं, उससे क्या मतलब है, आने दो। सिक्वेंशियल इंटरकनेक्टेड सिस्टम ब्रेकडाउन, हाँ, एक जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम है, इनका ब्रेकडाउन हो जाना, तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए पैसेज के लिए? भाई जो पैसेज में ज़्यादातर जिसमें बात की गई है, क्या हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, क्लाइमेट चेंज लगातार चेंज हो रहा है ना, हमारे पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं, और जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो बटी हुई है। तो ऐसा कुछ टाइटल हो जो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कवर करता हो तो हम उसको मान लेंगे मेन टाइटल ना। तो मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग मॉडलिटीज मतलब तरीके इन वेस्टर्न इंडिया, कि जो मेट्रोलॉजिकल के अपने फोरकास्ट के तरीके हैं वेस्टर्न इंडिया में, इसका क्या मतलब है? तो ये टाइटल तुम देंगे नहीं। स्ट्रक्चरल वर्नेबिलिटीज एंड गवर्नेंस स्प्लिट्स इन कोस्टल अर्बन ट्रांजिट, मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें खामियां हैं, जो उसमें जो कंट्रोल है वो बटा हुआ है, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। मुंबईज मानसून क्राइसिस, मुंबई का जो मानसून क्राइसिस है, समस्या है। द इंटरसेक्शन, एक तरीके से सभी कुछ हो रहा है एक साथ, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, और जो जिम्मेदारी वो भी बटी हुई, ये एकदम सही है। क्लाइमेट चेंज की बात हो गई, शहरीकरण की बात हो गई, अकाउंटेबिलिटी भी जो बटी हुई है उसकी भी बात हो गई। तो एक तरीके से समरी दे दी उसने एक ही लाइन पे, तो इसको हम टाइटल बना सकते हैं अपना, है ना। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ लो फिर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। दिया रिचपोस्ट वियना, ये ऑस्ट्रिया का एक पेपर है, न्यूज़पेपर है। रिपोर्ट्स द सेल ऑफ अ वेल प्रिजर्व्ड कॉपी ऑफ द 3 वॉल्यूम गुटेनबर्ग बाइबल। उसने रिपोर्ट किया है कि एक जो बहुत सही तरीके से जो प्रिजर्व करके कॉपी रखी गई थी एक बाइबल की, बाइबल जो सबसे पहले जिनका गुटेनबर्ग बाइबल वो थे जिनकी सबसे पहले प्रिंटिंग हुई थी, ठीक है। जब मतलब जो प्रिंटिंग मशीन आई थी तो ऑस्ट्रिया में आई थी, तो जो सबसे पहले इनकी प्रिंटिंग करी गई थी इन बाइबल्स कॉपी की, ठीक है। तो वो जो थी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है आज की मार्केट में भी, क्योंकि सबसे पहले वो कॉपी की गई थी। तो कह रहा है कि ये रिपोर्ट आई कि जो वेल प्रिजर्व कॉपी थी 3 वॉल्यूम गुटेनबर्ग बाइबल की बाय द बेनेडिक्टाइन कॉन्वेंट। बेनेडिक्टाइन कॉन्वेंट का मतलब होता है जो नन होती हैं क्रिश्चियन की, जो जहाँ पे रहती हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। कहाँ पे? ऑफ सेंट पेल, मुझे लगता है ये किसी आर्टिकल से लिया गया है जो कि किसी बाहर का आर्टिकल है। नियर क्लैगनफर्ड एक जगह है, कहाँ पे है वो? इन क्रेथेनिया, टू एन अमेरिकन डीलर फॉर 15 लाख ऑस्ट्रेलियन शिलिंग्स, अबाउट 45,000 यूरो विद ऑफिशियल परमिशन। मतलब इस न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है कि ये जो बेनेडिक्टाइन कॉन्वेंट है इन्होंने उस गुटेनबर्ग बाइबल को सेल किया है अमेरिकन डीलर को 15 लाख ऑस्ट्रेलियन शिलिंग्स में, या फिर कह सकते हो 45,000 यूरो डॉलर में, और ऑफिशियल परमिशन लेकर। ऑल
बिबली फाइल्स नहीं होता, बिब्लियो फाइल्स होता है, ठीक है, जिनको बुक पसंद होती है, जो जिनको बहुत अच्छा लगता है बुक को कलेक्ट करना। कह रहे हैं विल वेट विद ब्रीथलेस इंटरेस्ट फॉर फर्दर न्यूज़, मतलब इन सबको और भी न्यूज़, इंटरेस्टिंग न्यूज़ का इंतजार है। एंड पर्टिकुलरली खासकर फॉर द नेम ऑफ द अमेरिकन डीलर, उस अमेरिकन डीलर का नाम वो जानना चाहते हैं जिसने ये डील खरीदी है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, कह रहा है कि ये एकदम खुला सीक्रेट है, सबको ही पता है कि दैट मिस्टर एडवर्ड गोल्डस्टन ऑफ ब्लूम्सबरी लंदन, ये एक तरीके का पब्लिशर्स है ना, पब्लिशर्स की कंपनी है, तो ये जो एडवर्ड गोल्डस्टन है वहाँ के सीईओ होंगे या फिर मालिक होंगे। रिसेंटली सोल्ड अनदर गुटेनबर्ग बाइबल टू अमेरिका, उन्होंने हाल ही में एक वही गुटेनबर्ग बाइबल जो है अमेरिका को बेची है 21,800 यूरो डॉलर में। हैड बीन इन निगोशिएटिंग फॉर द ट्रेजर नाउ रिपोर्टेड सोल्ड, और वो एक और निगोशिएशन कर रहे थे, मतलब एक और बाइबल बेचने का निगोशिएशन में थे, अब उन्होंने किसी और को वो या फिर किसी और ने इसको बेच दी है। ही डैश अ स्पेशल जर्नी टू ऑस्ट्रिया सम मंथ्स एगो, मतलब उन्होंने एक खास जर्नी की थी ऑस्ट्रिया में कुछ मंथ पहले। एंड ओपन निगोशिएशंस विद द बेनेडिक्टाइन कॉन्वेंट, और उन्होंने एक निगोशिएशन की थी जो बेनेडिक्टाइन कॉन्वेंट है, जहाँ बताया मैंने कि जो नन लोग रहती हैं वहाँ पर, उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके साथ। द प्राइजेज ऑफ 60,000 यूरो वॉज, आज कह रहा है कि 60,000 यूरो जो है उसका प्राइस मांगा गया था। मिस्टर गोल्डस्टन रिगार्डेड दिस एज रिडिकुलस, और मिस्टर गोल्डस्टन को ये जो कीमत थी वो एक तरीके से बेकार लगी, एकदम रिडिकुलस लगी। एंड डॉक्टर रोसेन बच द अमेरिकन बिब्लियोफाइल, और जो डॉक्टर रोसेन बच हैं जो कि एक अमेरिकन, इनको बहुत किताबें पसंद हैं, हु सॉ हिम डैश लंदन सम टाइम आफ्टर, जो कि एक तरीके से मिस्टर गोल्डस्टन ने लंदन में मिली थी कुछ समय बाद, एग्रीड विद हिम, उनके साथ वो एग्री कर गई थी, ठीक है। तो एक तरीके से ये वो क्या कहते हैं जो पुरानी बाइबल थी ना उसको लेकर था कि इसकी कुछ कॉपियाँ बिकी हैं परमिशन के साथ, बहुत ज़्यादा पैसे में और निगोशिएशन हो रहे थे, इसी के ऊपर पूरा ये पैसेज था। कह रहा है कि द वर्ड रेडिकुलस का क्या मतलब है, ठीक है। सेंसिबल होता है रेडिकुलस नहीं, अपस्टर्ड मतलब बेतुका, हाँ। रीजनेबल ये तो सेंसिबल, ये एक तरीके से सिनोनिम हो गया, और लॉजिकल ये तीनों ही सिनोनिम हो गए, तो ये होता है अपस्टर्ड, ठीक है, रेडिकुलस। तो बी हमारा आंसर होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है वेल प्रिजर्व का। वेल प्रिजर्व का क्या मतलब होता है, जो बहुत सही तरीके से रखी गई हो, है ना। अरे मतलब इसका एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं। तो मतलब जो वेल प्रिजर्व है, जो बहुत अच्छी तरीके से रखी गई हो ना, संभाल के रखी गई हो। तो र्यून्ड मतलब सभी को पता होगा, पूरी तरीके से तबाह हुई चीज़, एकदम बेकार, तो ठीक है ये हो जाएगा इसका। इंटैक्ट मतलब एकदम सही हो, सही हालत में हो। फ्लॉलेस जिसमें कोई भी कमी ना हो। इमैक्युलेट का मतलब भी होता है फ्लॉलेस ना, जिसमें कोई कमी ना हो। तो ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट मिस्टर एडवर्ड गोल्डस्टन ऑफ ब्लूम्सबरी लंदन डैश रिसेंटली सोल्ड अनदर गुटेनबर्ग बाइबल टू अमेरिका। क्या होना चाहिए यहाँ पे, विच, हुज, हु, होम। ये देखो भाई, यहाँ पे मिस्टर एडवर्ड गोल्डस्टन है, एक इंसान है, तो इनके लिए यहाँ पे उनके बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इन्होंने बेचा है गुटेनबर्ग बाइबल को अमेरिका को 21,800 डॉलर, सॉरी यूरो में। तो विच तो होगा नहीं यहाँ पर, हुज भी नहीं होगा भाई, इंसान है, और हु ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इन्होंने बेचा है, इनके ऊपर मतलब कोई काम हो नहीं रहा है, तो हम हुम का, जो कि हुम जो होता है वो हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, हु जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ बेस्ट क्या होगा, हु होगा, ठीक है। हुज मतलब यहाँ कोई पोजीशन तो आ नहीं रहा है, और विच तो आएगा ही नहीं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ही डैश अ स्पेशल जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया सम मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले उन्होंने एक स्पेशल, एक खास जर्नी ऑस्ट्रेलिया की तरफ की थी। क्या होना चाहिए यहाँ पे भाई, मेक तो आएगा नहीं, प्रेजेंट टेंस आएगा नहीं, कुछ महीने पहले करी थी, मेक्स भी नहीं होगा, मेकिंग भी नहीं होगा, तो मेड होगा। ही मेड अ स्पेशल जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया सम मंथ्स एगो। फिफ्थ वाले में हमको प्रीपोजिशन फिल करनी है। इनसाइड, ओवर, एट, इन, 9 नहीं दी हुई है, चलो ठीक है पीछे देख लेते हैं ना। हु सॉ हिम इन लंदन, यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि लंदन जो है वो एक बड़ी सिटी है, ठीक है। एंड जो होता है वो एक पर्टिकुलर या फिर स्मॉल जगह के लिए यूज होता है। और वहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ओवर दिया हुआ है, तो भाई ओवर मतलब किसी के ऊपर, इनसाइड मतलब किसी के अंदर। तो यहाँ पे इनसाइड, ओवर,
ऐड से कन्फ्यूजन हो सकती थी, मगर ऐड जो होता है हमेशा स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ होता है, तो हम यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो बड़ी जगहों के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो। ये ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, स्टार्ट करें। ज़्यादातर ऑप्शन में ए पहला सेंटेंस है, ठीक है, और बी जो है एक ही ऑप्शन में। तो पहले बी को चेक कर लेते हैं। फॉर मोस्ट, ज़्यादातर लोगों के लिए, द परस्यूट ऑफ दिस बैलेंस, दिस किसके लिए, कौन सा बैलेंस की बात हो रही है, तो बी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी हमको पता चल गया। वर्क लाइफ बैलेंस इज अ यूबिक्यूटस टॉपिक। यूबिक्यूटस मतलब जो हर जगह जिसकी बात हो रही है, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो क्या है, एक यूबिक्यूटस टॉपिक है, मतलब हर कोई बात करता रहता है भाई काम को और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें। ये एक डिस्कशन का पार्ट है हमेशा इन मॉडर्न वर्क प्लेस। जहाँ भी, मतलब मॉडर्न वर्क प्लेस मतलब किसी भी ऑफिस में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे ये लोग बात करते रहते हैं कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें, कैसे मैनेज करें अपनी पर्सनल लाइफ को, कैसे वर्क को बैलेंस करें ना। येट वी रियरली पॉज टू डिफाइन वॉट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बैलेंस। फिर भी हम शायद ही कभी रुकते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं आखिर हम बैलेंस करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम क्या बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये तो लग रहा है कि हाँ एक वर्क लाइफ बैलेंस से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो एक बी की तरफ जाता है या फिर एक डी की तरफ जाता है। तो पहले डी को चेक कर लेते हैं, दो हैं यहाँ पे, इसको ही पहले देखते हैं। अगर ये हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द रियल चैलेंज इज नॉट अचीविंग एन एक्सटर्नल बैलेंस। असली समस्या ये नहीं है कि किस तरीके से हम बाहरी जो एक्सटर्नल बैलेंस है उसको संभालते हैं, बट रादर मास्टरिंग सेल्फ मैनेजमेंट। कह रहा है बजाय इसके कि हमें अपने ऊपर एक तरीके से कंट्रोल लाना चाहिए इतने कॉम्प्लेक्स डिमांड्स जो डेली लाइफ की हमारी है उसके बीच में। एक तरीके से नहीं लग रहा है ये कंक्लूड कर रहा है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल लाना चाहिए, लगातार जो हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या डिमांड्स आ रही हैं उसको मैनेज करना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल लाना चाहिए, हमेशा रोना नहीं रोना चाहिए वर्क बैलेंस का, है ना। तो डी को अभी छोड़ते हैं, डी क्योंकि लग नहीं रहा है। अब बी में आते हैं। देखो कह रहा है फॉर मोस्ट, ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो बैलेंस वो पाना चाहते हैं स्टेम्स फ्रॉम अ परसेप्शन, इस धारणा से ये पैदा होती है, ये जो बैलेंस की सोच है, दैट वर्क इज अ सेपरेट, कि वर्क एक जो है वो एक सेपरेट है, मतलब हमारी लाइफ से सेपरेट पार्ट है, ठीक है। और ये इंट्रूसिव फोर्स है, मतलब एक ऐसी ताकत है जो हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में दखल दे रही है, कॉन्स्टेंटली कंपीटिंग विद पर्सनल लाइफ। तो ये बन रहा है ना थोड़ा सा पेयर कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस की बात हुई, यहाँ पे टॉपिक की बात हुई, अब बता रहा है कि आखिरकार हम लोग कर क्या रहे हैं, और ये जो धारणा पैदा हुई है ना वर्क लाइफ बैलेंस की, ये कहाँ से हुई है, क्योंकि हम ये मानते हैं काम जो है वो हमारी लाइफ से सेपरेट है, ठीक है। अब कह रहा है इन रियलिटी, वास्तविकता ये है कि वर्क इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ, कि वर्क जो है वो इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब वो लाइफ से अलग नहीं है। दैट प्रोवाइड्स पर्पस एंड आइडेंटिटी, जो हमको पर्पस और हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। मान लो जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो जो मेरी आइडेंटिटी क्या हो गई, एक टीचर की हो गई, ठीक है। मेरे लाइफ में एक पर्पस होंगे, खुद के गोल होंगे कि भाई किस तरीके से मैं हर दिन अपनी क्लास को अच्छा करूँ या अपनी नॉलेज को और बढ़ाऊँ ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूँ। ऐसे सभी के अलग अलग अपने पर्पस है। तो अगर काम नहीं होगा तो मेरी खुद की आइडेंटिटी है क्या, मुझे तो लोग जानते ही नहीं है फिर, या फिर मैं अपने आप को क्या बताऊंगा कि मैं हूँ कौन, भाई मैं वो हूँ जो मेरे काम से रिलेटेड चीजें हैं, उसी से मेरी आइडेंटिटी बन रही है। ये भी बात समझ में आ रही है। तो ये ए बी और सी एक पेयर तो आ गया है ना, तो ऑप्शन तो मिल गया ये ए बी सी डी, और यहां पे ये कंक्लूड कर रहा है, तो ए बी सी डी होगा आंसर, तो सी है। इसको ट्राई करो थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें स्लाइड में यहाँ जगह तो है नहीं, चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन को तुम लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं सी ए बी डी, ए सी बी डी, सी बी ए डी, ए डी बी सी, ठीक है। नीचे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिए। अब ए को देखो, कुछ ऑप्शन है, अच्छा ए से या तो स्टार्ट हो सकता है या तो सी से स्टार्ट हो सकता है। एक बार ए चेक कर लेते हैं फिर सी चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन माई मेडिकल जर्नी, कह रहा है कि मेरी जो मेडिकल जर्नी है उसके बारे में सोचते हुए, आई रिकॉल्ड हाउ द फैमिली डॉक्टर ऑफन आर ट्रस्टेड RMP। कह रहा है कि मुझे याद है कि किस तरीके से जो फैमिली डॉक्टर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता था, और RMP का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सबके यहाँ एक फैमिली डॉक्टर होता था पहले, जिसके ऊपर कोई भी समस्या आती थी तो पहले वो लोग उसी से डिस्कस करते थे, ठीक है।
वॉज वंस अ सिंगुलर एंड इंक्लोपैडिक फिगर। इंक्लोपैडिक मतलब जिसको सब कुछ ज्ञान है, जिसको सब कुछ पता है, सारी चीज़ों को पता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एक ही इंसान होता था जिसको सब पता होता था, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता था, उसी सब कुछ पूछा जाता था। हु हैंडल्ड एवरीथिंग, जो हर चीज़ हैंडल करते थे, फ्रॉम माइनर स्टिंग्स, या फिर कोई मतलब स्टिंग लग जाए, जैसे कि एक डंक लग जाए, या फिर कोई बीमारी हो जाए, मेजर एलिमेंट्स हो जाए, ठीक है। सी को देखते हैं। ड्यूरिंग अ रिसेंट विजिट टू अ चेन्नई आई क्लिनिक, कह रहा है कि जब आज मैंने मतलब हाल ही में मेरी एक विजिट हुई थी चेन्नई आई क्लिनिक में, आई वॉज सरप्राइज, मैं काफ़ी ज़्यादा चकित रह गया था, सरप्राइज रह गया था, टू लर्न, ये जानकर, दैट इवन विद इन ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी क्या होता है, आई की फील्ड होती है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑप्थोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन, ये सब क्या है, ये सब ऑप्थल यहाँ पे लग जाए वो आई चीज़ है ना, तो ये क्या हो गया, ऑप्थोमोलॉजी, जो कि एक आई की फील्ड है, दैट इवन विद इन ऑप्थोमोलॉजी स्पेशलिस्ट आर फर्दर डिवाइडेड, मतलब इस फील्ड में भी जो स्पेशलिस्ट हैं वो और ज़्यादा डिवाइडेड है। पहले क्या होता है, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो गए, तो हम लोग ये सोचते हैं अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट है तो दिमाग का डॉक्टर, ऑप्थोमोलॉजिस्ट है तो आंखों का डॉक्टर। अब कह रहा है कि इसमें भी स्पेशलाइजेशन इसकी जो है और ज़्यादा डिवाइडेड है। हाईलाइटिंग ये दर्शाता है द लॉस ऑफ द जर्नलिस्ट अप्रोच, की पहले जो जर्नलिस्ट अप्रोच थी, लोग जनरल एक डॉक्टर आते थे वो बता देते थे, अब वो जो क्या कहते हैं तरीका था वो खोता जा रहा है, मतलब अब हर चीज़ का एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो गया है, जैसे ही आपको कोई दिक्कत होगी तो आपको उसी के पास जाना है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि यहाँ पे ये गया, इसने एक चीज़ देखी कि भाई जो जर्नलिस्ट अप्रोच थी, है ना, जनरल डॉक्टर वाली अप्रोच थी, वो अब खत्म होती जा रही है और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वाली अप्रोच आती जा रही है। तो ये टॉपिक को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सी से स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार सी से देखते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं। दिस पास्ट एरा ऑफ होलिस्टिक केयर स्टैंड्स इन स्टार्क कंट्रास्ट। एक काम करते हैं, अगर सी के बाद देखो, सी के बाद या तो ये तो ऑप्शन अभी हम ले नहीं रहे हैं, ए सी वाला और ए डी वाला भी नहीं ले रहे हैं, तो या तो सी के बाद बी होगा या तो सी के बाद ए होगा, ठीक है। तो बी को चेक कर लें। दिस पास्ट एरा, कौन सा पास्ट एरा, यहाँ पे किसी एरा की बात हुई है नहीं। अगर हम ए के बाद जाते हैं, कह रहा है कि अगर मैं अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में सोचता हूँ तो मेरी मतलब मुझे याद है कि एक फैमिली डॉक्टर होता था जिसके ऊपर सभी ट्रस्ट करते थे, वो एक सिंगुलर और सबसे ज़्यादा ज्ञानी फिगर होता था जो कि हर चीज़ हैंडल कर लेता था, छोटी सी छोटी चोट से लेकर बड़ी सी बड़ी बीमारी तक, ठीक है। अब ए के बाद कह रहा है कि ये जो पास्ट एरा था जिसमें होलिस्टिक केयर था, मतलब सब कुछ वो देख लेता था, सब कुछ, सारी क्या कहते हैं, सारे केयर हो जाता था, स्टैंड्स इन स्टार्क कंट्रास्ट, स्टार्क मतलब क्लियर एकदम। कह रहा है कि आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो एकदम ये कंट्रास्ट है आज के हिसाब से, वेयर हेल्थ केयर इज डोमिनेटेड, जहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों से डोमिनेटेड है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मतलब जटिलताएं हैं। इन्फिनाइट लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी फील्ड से रिलेटेड हो और बहुत ही ज़्यादा वो उसी फील्ड की बहुत ज़्यादा जटिल वर्ड हो या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो जिनको मतलब आम भाषा में हम समझ नहीं सकते हैं। तो इन्फिनाइट लेक्सिकॉन ऑफ हाइपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, मतलब अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की अलग अलग वर्डिंग्स जो हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो कह रहा है कि आज का समय उससे डोमिनेटेड है, इन सब चीज़ों से, कि अब ये ऐसा नहीं है कि आप एक डॉक्टर के पास गए सब कुछ ठीक हो गया, अब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं अलग अलग फील्ड के, ठीक है। तो सी ए बी आ गया। अल्टीमेटली अंततः आई रियलाइज, मुझे ये रियलाइज हुआ दैट वाइल द ट्रेडिशनल फैमिली डॉक्टर्स मे हैव फेडेड फ्रॉम प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कि जो पहले ट्रेडिशनल फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे अब वो भले ही प्रोफेशनल प्रैक्टिस से या प्रोफेशनल फील्ड से हट गए, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो, द रोल सर्वाइव्स इन आवर होम, अभी भी मगर जो फैमिली डॉक्टर का रोल हुआ करता था वो आज भी हमारे घरों में है, वेयर मदर्स हैव बिकम द ट्रू इंस्टिक्टिव हीलर्स ऑफ द फैमिली, और वो कौन बन गई है, अब हमारी मदर बन गई हैं जो कि हम सभी को ठीक रखती हैं, हम सबको हील करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ए बी डी, तो ये आंसर होना चाहिए सी ए बी डी, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने
इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।